तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इससे पहले तक के देख लिया था। आज हम लोग ये टॉपिक शुरू करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इससे रह ही जाता है। उससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और एग्जाम से पहले करंट अफेयर्स भी आपको फ्री में करवाया जाएगा। ठीक है, दूसरा कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आप जैसे ही स्टूडेंट के लिए मैंने ग्रुप बना दिया है जो आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रुप डिस्कशन से बहुत चीज़ आप सीखते हैं, तो उससे जुड़ना आप मत भूलिएगा। आपको वहाँ पर फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए। जिस तरीके वीडियो को शुरू किया जाए, देखिए हमारा टॉपिक क्या है, नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। क्या होती हैं ये, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं। धमनी एक ऐसा, पहले तो ये जान लीजिए धमनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अर्टरीज बोलते हैं, अर्टरी। ठीक है, वे रुधिर वाहिकाएं, वे वैसी वेसल्स हैं, ये वैसे वेसल्स हैं जो रुधिर को, एक ऐसा वाहिका है जो रुधिर को क्या करता है, ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। यहीं से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि वो कौन सी वाहिकाएं या वेसल्स हैं जो रुधिर को हृदय से हार्ट से शरीर के विभिन्न अंगों पर ले जाती हैं। धमनी या सिरा, तो आपका आंसर क्या होगा, धमनी होगा। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। अगला एमसीक्यू आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, इनमें से किसकी भित्ति वॉल जो होता है मोटा होता है। इवन की जो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया टियर 3, उसमें 6 to 8 में क्वेश्चन भी आया हुआ था कि इनमें से किसकी भित्ति मोटी होती है, तो किसकी होती है, धमनी की भित्ति जो है वो मोटी और लचीली होती है, याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रेचेबल किसका होता है, तो धमनी का होता है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। क्यों ऐसा क्यों होता है कि ये मोटा होता है और लचीला होता है, क्योंकि पहले तो धमनी का काम क्या है, धमनी का काम है कि ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। आपको पता होगा कि हृदय हमारा क्या है, पंपिंग मशीन है। वो जब पंप करेगा तो ब्लड काफी हाई प्रेशर में निकलेगा। ठीक है, यही कह रहा है कि हृदय से उच्च दाब में निकलता है ब्लड, जो है रुधिर जो है वह हृदय से उच्च दाब में, हाई प्रेशर में निकलता है। अगर पाइप मोटा नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इसलिए धमनी क्या होता है, मोटा और लचीला होता है। अब आगे देखिए, सिराएं, जिसे क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि वो कौन सी वाहिकाएं हैं जो ब्लड को, जो रुधिर को विभिन्न अंगों से कलेक्ट करके वापस हृदय को लाके दे देता है, वो कौन सा है, वह सिरा है। ठीक है, इसमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होता है क्योंकि विभिन्न अंगों से ब्लड को हृदय में ला रहा है, और जब ब्लड को विभिन्न अंगों से वह हृदय में ला रहा है तो इसमें ज्यादा प्रेशर नहीं रह रहा है। इसलिए जब ज्यादा प्रेशर ही नहीं रह रहा है तो इसको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है मोटा भित्ति का, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उसमें रुधिर की एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व भी होते हैं। इसमें क्या होता है, दाब तो नहीं ही होता है, खास करके ये वापस ना उसी जिससे आया, मतलब जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में वापस ना चल जाए, इसीलिए इसमें क्या लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, इनमें से किस में वाल्व पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है। तो वाल्व किस में पाया जाता है, सिराओं में पाया जाता है। आप याद रखिएगा कि वाल्व किस में होता है, सिराओं में पाया जाता है। किसी अंग या उत्तक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर, किसी अंग या उत्तक तक पहुंचकर, किसी अंग में या उत्तक तक पहुंचकर धमनी क्या होता है, उत्तरोत्तर अंत में छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। किसी अंग और उत्तक में पहुंचा, उसके बाद धमनी क्या होगा, छोटा छोटा वाहिकाएं, छोटा छोटा नलियों में, छोटा छोटा पाइपों में विभाजित हो जाता है, जिससे सभी कोशिकाओं में रुधिर संपर्क हो जाए। जिससे क्या होता है, सभी कोशिका, जितना भी कोशिका है उससे रुधिर का क्या हो जाता है, संपर्क हो जाए। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है। सबसे छोटी जो वाहिका है ना, उसका भित्ति, उसका वाल कितना मोटा होता है, तो एक कोशिकीय मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की केशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति द्वारा ही होता है। रुधिर और आसपास के जो केशिकाएं हैं ना, उसके मध्य जो है
विनिमय इस किसके द्वारा होता है? पदार्थों का विनिमय, मतलब पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है? तो इसके द्वारा कहा गया पतली भित्ति के द्वारा होता है, जिसे कैपिलरी बोलते हैं। केशिकाएं तब आपस में मिलकर सिराएं बनाती हैं। केशिका आपस में मिलकर क्या बना लेता है? सिरा बना लेता है, तथा रुधिर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती हैं। रुधिर को क्या करता है? अंग और उत्तक से दूर ले जाता है। शरीर के से दूर ले जाने का काम किसका? ब्लड का, सिरा का काम है, याद रखिएगा। और हृदय से विभिन्न अंगों तक लाने का काम किसका है? धमनी का है। आगे देखिए, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, क्या मतलब हुआ इसका? मेंटेनेंस। अनुरक्षण मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस होता है, देखभाल होता है। जैसे आप घर खरीदे तो आप उसको कुछ दिन तक ध्यान नहीं, सॉरी घर तो बहुत बड़ा बोल दिया हम, बाइक लीजिए आप एग्जांपल, बाइक आप खरीदते हैं तो उसका क्या करना पड़ता है? अनुरक्षण, मतलब मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? अगर लीकेज शुरू हो जाए, सोचिए कि ये धमनी और सिरा दो है, एक का काम है हृदय से ब्लड ले जाना, एक हृदय में लाना है। अगर बीच में कहीं लीक हो जाए तो क्या होगा? आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा? ब्लड लीक होने लगा, ब्लड पूरा शरीर में फैलने लगा। उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। कह रहा है कि उस स्थिति पर आप विचार कीजिए जब आप घायल हो जाते हैं, मतलब हम लोग घायल हो जाते हैं, कट फट जाता है तो क्या होता है? रक्तस्राव होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है कि नहीं निकलने लगता? तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। तंत्र जो है ना, तंत्र मतलब हुआ कि एक जो सिस्टम चल रहा है ब्लड का, हार्ट से लेकर, तंत्र मतलब क्या हुआ? सिस्टम मतलब क्या हुआ कि हार्ट से पूरा शरीर तक ब्लड जाएगा, पूरा शरीर से हार्ट तक ब्लड आएगा। ये क्या है? एक सिस्टम चल रहा है जो धमनी और सिरा द्वारा होता है। तो इसमें कम से कम ब्लड का लॉस होना चाहिए, यही कह रहा है कि इसमें कम से कम ब्लड का लॉस होना चाहिए, तभी ये तंत्र, ये सिस्टम जो है आराम से चलता रहेगा और मनुष्य क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब भी कम आ जाएगी। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी। बहुत अच्छा ये है, लाइन है। देखिए क्या कर रहा है, अगर कहीं पर पाइप में लीकेज आ जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप देखे होंगे कि पानी वाला मोटर वाला पाइप से जो आप मोटर गाड़ी वाड़ी धोते हैं या कुछ भी धोते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? कहीं चेक करना पड़ता है कि पानी बीच में लीकेज ना हो पाइप। अगर बीच में पाइप लीकेज होता है तो क्या देखते हैं आप? कि उसका प्रेशर कम हो गया, आप नहीं बोलते हैं फोर्स कम हो गया। तो वही कह रहा है कि इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी। अगर रक्तस्राव होगा तो दाब में क्या होगा? कमी आ जाएगा, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। जिससे क्या होगा? पंपिंग प्रणाली का दक्षता में कमी आ जाएगा। पंपिंग प्रणाली मतलब क्या हुआ? हृदय जो पंप कर रहा है, धमनी जो ब्लड ले जाता है, सिरा जो ब्लड लेके आ रहा है, इसकी दक्षता में, इसकी गुण में, इसकी एफिशिएंसी में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। सिर्फ एक लीकेज के कारण अगर हमारे वो नलिकाओं में लीकेज आ जाए, इसे रोकने के लिए क्या करेंगे? इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए रुधिर में क्या होता है? कोशिका होता है, ठीक है। किसको रोकने के लिए? तो ब्लड लीकेज को रोकने के लिए, कि हमारे जो नलिकाएं हैं, जो हमारे तंत्र में ब्लड लीकेज ना हो, उसके लिए एक रुधिर में ही एक कोशिका होता है। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। कौन सा कोशिका होता है? जिसके क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। एक कोशिका होता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड के फ्लो, ब्लड के स्राव को रोकने के लिए रुधिर में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित हैं? तो आपका आंसर एकदम सिंपल होगा कि प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कोशिकाएं उपस्थित हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं। इसका काम क्या है? पूरा शरीर में चौकीदार है ये, आप कह सकते हैं ये हमारे शरीर का क्या है? चौकीदार है, जो पूरा शरीर में भ्रमण करते रहता है, पूरा शरीर में घूमते रहता है और देखते रहता है। जिस तरह पुलिस का काम क्या है कि हमारे आसपास चारों ओर घूमते रहती है, देखती है कि उपद्रवी जो हैं, जो हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, उनको पकड़ना, ठीक है। चोर उचक्का जो घूम रहा है उसको पकड़ना। ठीक उसी तरह प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं, पूरे शरीर में घूमते रहती हैं और देखती हैं कि हमारे शरीर में कहाँ रक्तस्राव हो रहा है, कहाँ से ब्लड लीक हो रहा है। जहाँ से लीक हो रहा है उसको क्या कर देती हैं? जाम कर देती हैं, रोक देती है, ब्लड स्राव रुक जाता है। रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग क्या कर देता है? अवरुद्ध कर देता है, जिससे शरीर से बाहर ब्लड नहीं निकल सके। आप देखे होंगे कि जहां आपका कट जाता है तो लोग बोलता है क्या दाब के रखो, थोड़ी देर दाब के,
जब जब आप दाग के रखते हैं तब तक प्लेटलेट्स क्या करता है, खून का थक्का बना देता है और आपका जो ब्लड अंदर से फ्लो हो रहा था उसको क्या कर देता है, वो अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। तो आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, तो वो कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो आपको काफ़ी समस्या होगी, आपके शरीर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगला हम लोग देखेंगे लसिका, ठीक है, लसिका जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं, लिम्फ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक अन्य प्रकार का द्रव है, ये भी क्या है, एक अन्य प्रकार का द्रव ही है जो वहन में भी सहायता करता है। ये किसमें सहायता करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं, इसे लसिका, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, केशिकाओं में जो भित्ति होता है, वाल होता है, उसमें उपस्थित कुछ कुछ छिद्र होता है, ठीक है, उस छिद्र में क्या होता है, कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन, रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। देखिए बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है कि केशिकाओं की भित्ति, केशिका जो कैपिलरीज का जो भित्ति होता है, वॉल होता है, उसमें कुछ कुछ छिद्र उपस्थित होता है और उस छिद्र से क्या होता है, कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन और कुछ रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स जो है बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय, इंटर सेलुलर अवकाश, इंटर सेलुलर स्पेस में आ जाता है। छोटा सा उत्तक के बीच में जो स्थान होता है उसमें आ जाता है तथा तरल, उत्तक तरल या लसिका का निर्माण कर देता है। तो उत्तक तरल और लसिका क्या क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। कहाँ पे, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट थोड़ा सा डीपली अगर वो ले जाना चाहेगा तो पूछेगा कि लसिका का निर्माण कहाँ होता है, तो आपका एग्जाम्पल, आपका आंसर होगा कि लसिका का निर्माण अंतर कोशिकीय अवकाश में होता है। जो उत्तक का अंतर कोशिकीय अवकाश होता है ना, उसमें किसका निर्माण होता है, लसिका का निर्माण होता है, याद रखिएगा। यह रुधिर में प्लाज्मा की तरह ही है, यह रुधिर में किसके तरह है, प्लाज्मा। आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रुधिर में प्लाज्मा की तरह एक और पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा है, लसिका है, याद रखिएगा। लेकिन यह रंगहीन है और इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है। लसिका किस तरह से होता है, तो रंगहीन होता है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। लसिका कैसा होता है, रंगहीन होता है और उसमें अल्प मात्रा, काफी कम मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश से लसिका कोशिकाओं में चला जाता है। लसिका कहाँ से जाता है, अंतर कोशिकीय अवकाश, जहाँ पे लसिका का निर्माण हुआ, लसिका का निर्माण कहाँ हुआ, अंतर कोशिकीय, उत्तक के इंटर सेलुलर स्पेस में इसका निर्माण होता है और उसके बाद ये क्या करता है, लसिका कोशिका में चला जाता है। लसिका अंतर कोशिकीय अवकाश में बना और उसके बाद ये कहाँ चला गया, लसिका कोशिका में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है। और वो लसिका कोशिका में क्या, और कोशिका तो काम ही है आपस में जुड़ के क्या करेगा, बड़ा सा कोशिका बना लेगा। आपस में जुड़ के वो क्या कर लेते हैं, देखिए लसिका वाहिका बना लेती हैं। अंत में बड़ी सिरा खुलती हैं, अंत में बड़ी सिरा में खुलती हैं। और अंत में ये कहाँ खुलता है, बड़ी सिरा में खुलता है। कौन सा, ये जो बड़ी लसिका बना हुआ है, ठीक है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा, पचा हुआ या क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा, क्षुद्रांत या स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा जो बचा हुआ वसा है, फैट है, का वहन लसिका द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वसा का वहन किसके द्वारा होता है, तो लसिका के द्वारा होता है। इसीलिए हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी, कि एक भी लाइन अगर वहां से उठ के आया तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप भी ध्यान से एक दो बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, एनसीईआरटी का खेल खत्म कर देंगे। अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। तो अवशोषित वसा किसके द्वारा, अवशोषित वसा जो पचा हुआ भोजन है तथा क्षुद्रांत द्वारा जो वसा होता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है, तो उसका परिवहन लसिका द्वारा होता है, याद रखिएगा। अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर में लाता है। अतिरिक्त तरल जो बचा हुआ है को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। अतिरिक्त तरल जो बच गया उसको क्या करता है, बाह्य कोशिकीय अवकाश से, बाह्य कोशिकीय सेलुलर स्पेस से वापस कहाँ पे ले जाएगा, रुधिर में ले जाएगा। ये काम भी किसका है, ये काम भी लसिका यानी लिम्फ का है। देखिए आगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पादप में परिवहन, ठीक है, पादप में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आराम आराम से देखिए। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप में किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि हम पहले देख चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 ले रहा है, CO2 जैसा सरल यौगिक ले लेता है वो, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता है वो ऊर्जा का भंडारण करता है क्लोरोफिल युक्त विशेष अंग पत्ती। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, पत्ती में मौजूद होता है, ये हम जान चुके हैं। वही कह रहा है, आगे कह रहा है कि पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। कह रहा है कि पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री जो है अलग से प्राप्त की जाती है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पौधे के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम एवं प्रचुरतम स्रोत है। पौधा को जब फास्फोरस, नाइट्रोजन या दूसरा खनिज लवणों का जरूरत होता है तो मृदा उसका क्या है, सबसे निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। क्योंकि प्रचुरतम इसलिए है क्योंकि मृदा में ये सब नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। दूसरा कि पौधे का जड़ कहाँ पे लगा हुआ है, पौधे का जड़ मृदा में ही, पौधे का जड़ कहाँ लगा हुआ है, मृदा में ही लगा हुआ है, तो वो आसानी से उसे क्या कर सकता है, खींच सकता है। इसीलिए कहता है कि निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पौधों के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन व अन्य खनिज लवण के लिए प्रचुरतम और निकटतम स्रोत क्या है या कौन सा है, तो आपका आंसर होगा मृदा है। कौन सा है, मृदा है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती हैं किया जाता है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, एब्जॉर्ब कैसे करता है प्लांट, इसको मृदा द्वारा करता है, मृदा के संपर्क में रहता है, जड़ों के द्वारा करता है। ठीक है, यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, यदि मृदा के संपर्क वाले अंग जो हैं उसमें, ठीक है, तथा क्लोरोफिल युक्त वाले अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर में सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। कहने का मतलब है कि प्लांट जब बहुत छोटा होता है तो क्लोरोफिल, जहां पत्ती में खाना बन रहा है या जड़ से जो खनिज लवण लेना है, ये काफी आसानी से एक स्थान से दूसरे, एक शरीर से दूसरे स्थान में क्या होता है, विसरित हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका घर से आपका स्कूल 1 किलोमीटर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से पैदल जा सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, दौड़ के जाएंगे, दौड़ के आएंगे। लेकिन यही अगर हम 5 किलोमीटर कर दें तो आपको परेशानी हो जाएगी जाने और आने में। फिर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम लेना पड़ेगा। मतलब आप साइकिल से नहीं, ये पैदल नहीं जा सकेंगे, आपको साइकिल लेना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह यही कह रहा है कि आसानी से जा सकते हैं जब तक उसका साइज छोटा है। यदि पादप शरीर की अधिकल्पना, अपना बॉडी डिजाइन, ठीक है, बॉडी डिजाइन में शरीर की अधिकल्पना मतलब क्या हो, बॉडी डिजाइन, या कहिए कि उसका बनावट, ठीक है, में परिवर्तन के कारण ये दूरी बढ़ जाती है। अगर ये बॉडी डिजाइन मतलब उसका शरीर का जो विकल्पना है थोड़ा बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, तो ये क्या होगा, परिवर्तन, दूरी बढ़ जाएगा, उसको ट्रांसपोर्टेशन का दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। फिर क्या होगा, जब दूरी बढ़ जाएगा ना, तो विसरण के द्वारा ये कच्चे पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान, या बना हुआ खाना एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाया जाएगा, थोड़ी कठिनाई होने लगेगी। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाएगी कि पौधे काफी विशाल हो जाएंगे, उसका शरीर का बनावट जो है वो विकराल हो जाएगा, तो जड़ से और पत्ती की दूरी बढ़ जाएगी, तो उस स्थिति के लिए एक अच्छा सुदृढ़ ट्रांसपोर्टेशन मीडियम का जरूरत पड़ेगा। और क्या है, चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न शरीर अधिकल्पना, भाई विभिन्न बॉडी डिजाइन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, बनावट जिसे आप कह सकते हैं, बनावट के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न, स्वाभाविक है कि छोटा जो प्लांट होगा वो कम एनर्जी चाहिए होगा, जो बड़ा प्लांट होगा उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। ठीक उस इंसान की तरह होता है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं, पादप मूवमेंट नहीं करता है, और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। क्योंकि पादप मूवमेंट नहीं कर रहा है और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात, एक बड़ा हिस्सा क्या होता है,
मृत कोशिकाओं का बना होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को ऊर्जा कम आवश्यकता होती है। इसके लिए क्या होता है, पादपों की ऊर्जा क्या होता है, कम आवश्यकता होती है। आप जब ज़्यादा दौड़ेंगे, ज़्यादा भागेंगे, ज़्यादा खेलेंगे कूदेंगे, तब आपको क्या होता है, ज़्यादा या ज़्यादा मेहनत करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा खाना का आपको आवश्यकता पड़ेगा, जल्दी जल्दी भूख लगेगा। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि सो के आप मोबाइल देख रहे हैं तो थोड़ा सा खाना में भी आप बहुत देर तक रह सकते हैं। ठीक वही बात होता है यहाँ पे। परिणाम स्वरूप आदमों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि उसको बहुत कम ऊर्जा का जरूरत होता है, इसीलिए वो क्या करता है, धीमी वहन प्रणाली तंत्र का उपयोग करते हैं। वे जिन दूरियों का परिवहन तंत्र का उपयोग कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। क्या कर रहा है, वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। वो क्या हो सकता है, बहुत अधिक हो सकता है। किसमें, लंबे वृक्ष में। ठीक है। पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित, क्या कह रहा है, पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ठीक है। वाहन, देखिए क्या करा, वाहन पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। पादप वहन तंत्र क्या करेगा, क्या काम है पादप वहन तंत्र का, पत्तियों से भंडारित ऊर्जा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना बनेगा वो पत्तियों में होगा, युक्त ऊर्जा तथा जड़ों से कच्ची सामग्री, जड़ों से कच्ची सामग्री लेंगे तभी तो वो प्रकाश संश्लेषण में काम आएगा, वो बनेगा तो वो कहाँ से लेना पड़ेगा, कच्ची। तो ये कौन करेगा, पादप वहन तंत्र का ही एक हिस्सा है। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। ये दोनों पथ जो है, ये दोनों मार्ग जो है, स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त खनिज, जल और खनिज लवणों का वहन करता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि मृदा से जल का वहन कौन करता है, तो जौ से जाइलम, जौ से जल, आप याद रखिएगा, जौ से जाइलम, जौ से जल। मृदा से खनिज लवणों का वहन कौन करता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। जल और खनिज लवण दोनों कौन करता है, तो वो जाइलम करता है। याद रखिएगा, जल और खनिज लवण दोनों का वहन जाइलम करता है। काफी कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आ चुके हैं कि एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त खनिज और खनिज, जल और खनिज लवण का वहन करता है। दूसरा कौन है, फ्लोएम है। एक जाइलम है और दूसरा फ्लोएम है। पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, कहां पे संश्लेषित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद सिंथेसाइज कहां पे होता है, पत्तियों में होते हैं। पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। पत्तियों के अन्य भागों तक वहन करने का कार्य कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण के, मतलब जो खाना बनता है बेसिकली पत्तियों से शरीर के विभिन्न भागों तक कौन लेके जाएगा, तो फ्लोएम लेके जाएगा। नीचे से जल शरीर के विभिन्न, पौधे के शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जाएगा, तो वो जाइलम का काम है। वहीं पत्ती से बना हुआ भोजन शरीर के विभिन्न पार्ट तक कौन लेके जाएगा, तो फ्लोएम। दो तक जाइलम और फ्लोएम आपको ध्यान में रखना है। पौधों के अन्य भाग तक वहन करता है, क्या करता है, पौधों के विभिन्न भाग तक वहन करने का काम करता है फ्लोएम, जो पत्तियों से खाना बना हुआ होता है। हम इन तत्वों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 को जब हम पढ़ाएंगे आपको उत्तक तो उसमें पूरा क्लियर कर देंगे। तो अगला क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जल का परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आज की क्लास हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई से जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।